आज हम ये सीखने वाले हैं कि प्रतिरोधों की तरह या संधारित्रों की तरह सेलों को श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ा जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये 3 सेल हैं और तीनों के जो विद्युत वाहक बल है वो क्रमशः कितने हैं, E1, E2 और E3। और इन तीनों के जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वो क्रमशः मैं ले लेता हूं R1, R2 और R3। अब मुझे इन तीनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए मुझे हर सेल का जो दूसरा सिरा है उसको अगले सेल के प्रथम सिरे से जोड़ते चले जाना है। अब यहां पर हम मानकर क्या चल रहे हैं कि हर सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है या ऋणात्मक टर्मिनल है उसे अगली सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते जाना है। दूसरी सेल का ऋणात्मक टर्मिनल अगले वाले के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया और अंत में 2 टर्मिनल ऐसे होंगे जो किसी से भी नहीं जुड़े हुए होंगे। पहले सेल का तो धनात्मक टर्मिनल और लास्ट वाले सेल का ऋणात्मक टर्मिनल, और इन दोनों के बीच में हमें वो प्रतिरोध कनेक्ट कर देना है जिसके सिरों पर हमें ये संयोजन लगाना है। अब हमें इस पूरे के पूरे संयोजन को हटा करके एक विद्युत सेल बनानी है और हमारा इंटरेस्ट भी इसमें है कि वो अकेली सेल जो होगी उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। क्योंकि ये बात तो देखो हम प्रतिरोधों के संयोजन से या संधारित्रों के संयोजन से जानते हैं कि किसी भी संयोजन में हमें करना क्या होता है, सभी को हटा करके एक को लगाना होता है। यहां हमें सभी सेलों को हटा करके एक सेल लगानी है। अब ये जो अकेली सेल है वो संयोजन के तुल्य सेल तब कहलाएगी जब इस सेल को मैं उसी प्रतिरोध से कनेक्ट करूं जिससे मैंने वो संयोजन लगा रखा था। तो ये अकेला सेल उस प्रतिरोध के अंदर वही विद्युत धारा भेज दे जो पूरा संयोजन मिलकर के भेज रहा था। और ऐसा तभी संभव है जब ये अकेली सेल इस प्रतिरोध के सिरों पर उतना ही विभवांतर उत्पन्न करे जितना वो संयोजन मिलकर के कर रहा था। मान लेता हूं कि इस संयोजन का ये वाला जो बिंदु है इसका नाम है A और इस वाले बिंदु का नाम है B। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो होगा VA माइनस VB। तो ये अकेला जो सेल है वो इस प्रतिरोध के सिरों पर उतना ही विभवांतर उत्पन्न कर दे जितना वो संयोजन मिलकर के कर रहा था, मतलब VA माइनस VB। तो विद्युत धारा भी वही प्रवाहित होगी और ये अकेली सेल जो होगी वो इस संयोजन के तुल्य सेल कहलाएगी। लेकिन जब ये सेल इस संयोजन के तुल्य सेल होगी उस कंडीशन में इसका जो कुल विद्युत वाहक बल है वो इनके विद्युत वाहक बलों से किस तरह का संबंध दर्शाता है। और इस सेल का ये जो आंतरिक प्रतिरोध है जिसे हम इस संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी कह सकते हैं, वो इस संयोजन के आंतरिक प्रतिरोधों के साथ किस तरह का संबंध दिखाता है। अब देखो ये बात हमें पता है कि किसी भी सेल के धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। जहां पर ये पहली सेल का ऋणात्मक और दूसरी सेल का धनात्मक टर्मिनल कनेक्ट है उस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं C, और जहां पर ये दूसरे का ऋणात्मक और तीसरे का धनात्मक कनेक्ट है उस बिंदु को मान लेता हूं मैं D। तो पहली सेल के जब मैं धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल के बीच का विभवांतर निकालूंगा जो कि कितना होगा VA माइनस VC, वो किसके बराबर आएगा E माइनस IR के। यहां पर E क्या है, E सेल का विद्युत वाहक बल है जो कितना है E1, आंतरिक प्रतिरोध कितना है R1। और एक बात ध्यान रखना, ये सभी जो सेल हैं वो एक ही दिशा में विद्युत धारा भेजने की कोशिश कर रही हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा संयोजन मिल करके इस प्रतिरोध के अंदर जो विद्युत धारा भेज रहा है वो है I। वही विद्युत धारा पहले सेल से निकलेगी, वही दूसरे से निकलेगी, वही तीसरे से निकलेगी और ये धारा जो है वो विद्युत प्रतिरोध में जाएगी और इससे घूम करके सेलों में वापस लौट कर आ जाएगी। तो प्रत्येक सेल से जो विद्युत धारा है वो समान है, वो है I। बात करें दूसरे सेल के लिए तो इसके लिए टर्मिनल विभवांतर होगा VC माइनस VD और वो किसके बराबर आएगा, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2, उससे भी विद्युत धारा कितनी जा रही है I और उसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। बात करें तीसरे सेल की तो उसका टर्मिनल विभवांतर होगा VD माइनस VB और वो इन दोनों के ही बिल्कुल सिमिलर किसके बराबर आ जाएगा E3 माइनस IR3। तो ये हमारी 3 समीकरण बन गई और ये है क्या, प्रत्येक सेल के लिए टर्मिनल विभवांतर का मान। और इसमें कॉमन क्या है कि तीनों ही सेलों से जो विद्युत धाराएं जा रही हैं वो समान है। और जब मैं संयोजन को हटा करके एक सेल लगाता हूं तो ये अकेली सेल भी उतनी ही विद्युत धारा उस प्रतिरोध के अंदर भेज रही होती है जितना ये संयोजन मिलकर के भेज रहा था।
मतलब इस अकेली सेल से भी वही विद्युत धारा जाएगी जो यहां पर उपस्थित प्रत्येक सेल से जा रही थी। और अगर मैं इस वाले सेल के लिए टर्मिनल विभवांतर पता करूं तो वो क्या आएगा, VA माइनस VB, और वो किसके बराबर होगा, इस अकेली सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसे मैंने कहा है E इक्विवेलेंट, विद्युत धारा इससे वही जा रही है I, और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो तुल्य सेल है वो इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न कर रही है वो है VA माइनस VB, और ये पूरा का पूरा संयोजन मिलकर भी इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न कर रहा था वो था VA माइनस VB। तो अब मैं ये पता करने की कोशिश करता हूं कि संयोजन की सहायता से VA माइनस VB का मान क्या निकल कर आता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, तीनों ही समीकरणों को जोड़ देता हूं। जोड़ने पर क्या होगा, VC से VC कट हो जाएगा, VD से VD कट हो जाएगा, तो ये जो बाईं साइड है हमारी वो क्या बन जाएगी, VA माइनस VB। ये क्या है, संयोजन से प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VA माइनस VB, और वो किसके बराबर आएगा, जब मैं दाईं साइड को जोड़ूंगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ये तीनों ही धनात्मक थे, बिल्कुल आसानी से जुड़ जाएंगे। और इन तीनों में से माइनस I जो समान विद्युत धारा थी वो बाहर आ जाएगी, कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो VA माइनस VB का मान है मैंने संयोजन से निकाला है, और ये जो VA माइनस VB का मान है मैंने इस तुल्य सेल से निकाला है। लेकिन प्रतिरोध के सिरों पर जो टर्मिनल विभवांतर है वो इस अकेले सेल से आप निकाल लो, चाहे संयोजन से निकाल लो, वो तो समान ही आने वाला है। तो आप अगर इन दोनों समीकरणों की तुलना करोगे तो देखो बाईं साइड क्या है, VA माइनस VB, यहां पर माइनस I है, यहां भी माइनस I है। तो ये जो E इक्विवेलेंट है जिसे तुल्य सेल का हम विद्युत वाहक बल भी कह रहे हैं वो किसके बराबर आ रहा है, E1 प्लस E2 प्लस E3 के। और इसी तरह से अगर आप ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध पता करोगे तुलना करने के बाद तो वो किसके बराबर आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो ये हमें बता क्या रहा है कि अगर हमने तीन विद्युत सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो इन तीनों को हटाकर जो हम एक सेल लगाएंगे उस एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा तीनों ही सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। और इस अकेली सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास तीन ही सेल हों, अगर हमारे पास तीन से अधिक सेल हैं तो उन सभी सेलों को हटाकर जब हम एक सेल लगाएंगे तो उस अकेली सेल का जो तुल्य विद्युत वाहक बल है सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब यहां पर मैंने जो सेल ली है वो n सेल हैं, n कुछ भी हो सकता है। अगर 10 सेल हैं तो 10 के 10 का विद्युत वाहक बल जोड़ दो, अगर 20 सेल हैं तो 20 का जोड़ दो। और इसी तरह से तुल्य सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिन सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है वो सभी समान सेल हैं, मतलब उनका विद्युत वाहक बल भी समान है और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। तो अगर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल में E मान लूं और ऐसी मैंने n सेलों को जोड़ रखा है तो अकेली सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो n गुणा होगा किसके, E के। मतलब एक सेल का अगर विद्युत वाहक बल E है और ऐसी मैंने 10 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो अकेली सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, 10 गुना होगा E का। और बात करें आंतरिक प्रतिरोध की, अगर सभी के आंतरिक प्रतिरोध भी समान हैं तो R प्लस R ये कितनी बार करना पड़ेगा, n बार। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या आ जाएगा, NR। मतलब तुल्य सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को सेलों की संख्या से गुणा करने के बाद मिलेगा। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमने सभी सेलों को हटा करके ये एक सेल लगाई क्यों है। इसकी वजह यह है कि किसी सेल को जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, अगर उसको मैं किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से लगाता हूं तो ये सेल इसके अंदर जो विद्युत धारा भेजती है वो होती है कैपिटल E, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल बटे में सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लस वो बाह्य प्रतिरोध जिससे उस सेल को हमने जोड़ रखा है। तो कभी कभी किसी बाह्य प्रतिरोध से अगर कई सेलों का समूह लगा हुआ है जो कि श्रेणी क्रम में है सेलें, तो हम सभी सेलों को हटा करके पहले एक सेल बना लेते हैं, फिर हमें ये समीकरण लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस तुल्य संयोजन से ये पता करूं कि कितनी विद्युत धारा जाएगी इस बाह्य प्रतिरोध के अंदर,
तो एक सेल जो बनी है उसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई इक्विवेलेंट, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर इक्विवेलेंट, और उसी बाह्य प्रतिरोध से लगाने पर विद्युत धारा कितनी जा रही है, ई बटे में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहां पर ई और आर क्या है, जो हमारी तुल्य सेल है उसके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। और ये ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, इन दोनों समीकरणों से। और अगर हमारी सेलें समान सेलें हैं, सभी के विद्युत वाहक बल समान और सभी के आंतरिक प्रतिरोध भी समान, तो ये जो हमारा नेट विद्युत वाहक बल है वो n गुणा ई से मिल जाएगा। n सेलों की संख्या है, ई विद्युत वाहक बल है, और r क्या है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो सभी के लिए समान है, और n फिर से सेलों की संख्या है। तो ये वाला सूत्र आप कब प्रयोग करोगे, जब हमारी सभी सेलें समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध वाली हैं। अब चलिए मैं आपको सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित एक आंकिक प्रश्न सॉल्व करा देता हूं, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि इस कॉन्सेप्ट का आंकिक प्रश्नों में किस तरह से प्रयोग करना है। तो हमारे पास 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 0.015 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलें हैं, जिनको हमने 8.5 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। 6 की 6 सेलों का विद्युत वाहक बल यही है, आंतरिक प्रतिरोध भी यही है। तो हमें ये पता करना है कि ये जो संयोजन है सेलों का, वो इस बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा कितनी भेजेगा, और बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर या इस संयोजन के सिरों पर विभवांतर जो होता है, जिसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, वो कितना होगा। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर हमारे पास एक ई विद्युत वाहक बल वाली सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, और उसको मैंने एक बाह्य प्रतिरोध से लगाया जो है कैपिटल आर, तो विद्युत धारा जो जाएगी इस बाह्य प्रतिरोध के अंदर वो होगी ई बटे में कितना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब हमें करना क्या है, संयोजन को हटा करके पहले एक सेल बनानी है जिसका विद्युत वाहक बल हमें पता हो, और हमें ये बात पता है कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य सेल का विद्युत वाहक बल है सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग से मिलता है। और अगर सभी सेलें हमारी समान सेलें हैं जिनका विद्युत वाहक बल समान है, तो हमें करना क्या है, सेलों की संख्या को एक सेल के विद्युत वाहक बल से गुणा कर देना है, तो हमें तुल्य सेल का विद्युत वाहक बल मिल जाएगा जो कि आ रहा है 12 वोल्ट। बात करें आंतरिक प्रतिरोध की, तो तुल्य सेल का आंतरिक प्रतिरोध एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को सेलों की संख्या से गुणा करने के बाद मिल जाएगा। ये हमारा 0.015 और उसका गुणा करना है हमें 6 से, और ये हमारा कितना आ जाएगा 0.09 ओम। और जैसे ही हमें ये पता लग गया कि तुल्य सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तुल्य सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, और जिस बाह्य प्रतिरोध से हमने उसको जोड़ रखा है वो हमें बता दिया गया है कि वो है 8.5 ओम का, तो हमारा ये जो आंसर है वो किस तरह से निकलेगा, 12 को हमें विभाजित करना पड़ेगा 8.59 से, और जब आप इसको विभाजित करोगे तो लगभग हमारा आंसर आएगा 1.4 एम्पियर। मतलब ये जो पूरा का पूरा 6 सेलों का संयोजन है ये मिलकर के इस बाह्य प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, 1.4 एम्पियर की। और बात करें टर्मिनल विभवांतर की, तो वो क्या होता है कि इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर ये जो संयोजन है वो मिलकर के जो विभवांतर उत्पन्न कर रहा होता है उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो उसे हम ओम के नियम का प्रयोग करके पता कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि अब इस बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा कितनी जा रही है, इस बाह्य प्रतिरोध का मान क्या है, तो हम बता सकते हैं कि उसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा। विभवांतर का मान क्या निकल कर आएगा कि 1.4 एम्पियर को आप 8.5 से कर दे गुणा, तो 14 का जब आप 5 से गुणा करोगे तो 70 आएगा। 0 लिख करके हम 7 को हासिल में ले लेते हैं, और 14 8 112 और 7 कितने होते हैं 119, तो ये आ जाएगा 11.9 वोल्ट। और आप ये टर्मिनल विभवांतर ऐसे भी निकाल सकते हो कि जब हमने सभी सेलों को हटा करके एक सेल से उसको बदल दिया तो उस अकेली सेल के सिरों पर भी जो विभवांतर होता है वो टर्मिनल विभवांतर उतना ही होता है जो संयोजन के धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल के बीच में होता है। तो एक सेल का जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो है 12 वोल्ट। विद्युत धारा कितनी जा रही है वो हम निकाल चुके हैं 1.4, और एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है हमारा 0.09। तो 14 का जब आप 9 से गुणा करोगे तो कितना आता है 126। तो 12 में से आपको घटाना पड़ेगा कितना 126, और 126 में दशमलव कितने स्थान के बाद आएगा 3 स्थान के बाद। और 12 में से जब आप इस 0.126 को घटाओगे तो लगभग हमारा टर्मिनल विभवांतर फिर से वही आएगा 11.9 वोल्ट। तो टर्मिनल विभवांतर
चाहो तो आप बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पता करके पता कर लो, चाहे आप सेल के धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल के बीच में पता कर लो E माइनस आई आर से, दोनों से ही आंसर हमारा समान आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेलों को श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं और उस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसा कि हमने प्रतिरोधों के लिए और संधारित्रों के लिए देखा था कि उनको श्रेणी क्रम के अलावा समांतर क्रम में भी जोड़ा जा सकता था, तो बिल्कुल इसी तरह से हम सेलों को समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सेलों को समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ा जाता है और वो जो हमारी एक सेल होती है उसका तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कैसे पता करते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ समझ ना आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।